नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बोर्ड के जो सिलेबस आपका रिड्यूस किया गया है उस सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे विश्व में अभी कोरोना महामारी फैली हुई है, जिसकी वजह से आपकी कॉलेज में आपकी प्रॉपर क्लास मतलब क्लासेस जो है वो बंद हैं बिल्कुल, और टीचर्स जो है वो ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को। लेकिन आप जानते हैं कि प्रत्येक स्टूडेंट तक ऑनलाइन क्लास का पहुंचना मुमकिन नहीं है। तो इसी चीज में राहत देने के लिए यूपी बोर्ड ने सीबीएसई बोर्ड की तरह ही अपना जितना भी सिलेबस है उसमें 30% सिलेबस को कम किया है। ठीक है, तो आज इस हम वीडियो में हम देखेंगे, मतलब मैं आपके जो हाई स्कूल लेवल का जो आपके 3 मुख्य सब्जेक्ट हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश, मैथ और साइंस, तो इनकी मैं आपका सिलेबस बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपका हटा दिया गया है और क्या क्या इसमें रह बचा हुआ है। इसके अलावा आप जिस सब्जेक्ट पे आपको जानकारी चाहिए होगी आप सिंपली मेरे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और उस सब्जेक्ट के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि उसमें क्या क्या हटाया गया है और क्या क्या उसमें बाकी बचा है। तो आप सबसे पहले हम आपका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सरकार ने जो नोटिफिकेशन दिया है कि क्या लिखा है उसमें देख सकते हैं आप। कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, तो विज्ञप्ति है आपकी, आपको देख सकते हैं 20 जुलाई को जो आपका नोटिफिकेशन निकला हुआ है। तो सर्वधारण की जानकारी हेतु विज्ञप्ति में प्रसारित है कि कोविड-19 कोरोना महामारी कारण विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। ऐसी स्थिति में परिषद ने शैक्षिक सत्र 2020 और 21 परीक्षा मतलब 2021 हाई स्कूल कक्षा 9 से 10 तथा इंटरमीडिएट 11 से 12 के पाठ्यक्रम को लगभग 30% संक्षिप्त किए जाने का निर्णय लिया। संक्षिप्त का मतलब कम किए जाने का निर्णय लिया है। तो आप देख सकते हैं परिषद द्वारा संक्षिप्त किए गए तथा वर्ष 2021 की परीक्षा के निर्धारित पाठ्यक्रम का विषयवार विवरण निम्नलिखित है। तो आप ये रखा है इसमें वाणिज्य वर्ग मतलब कक्षा 11 का पाठ्यक्रम बाद में प्रकाशित किया जाएगा, उसे अभी नहीं दिखाया गया, वो बाद में देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का जितना भी सिलेबस है मैं आप चैनल पर देख सकते हैं जाकर, मैंने वो आपका चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो दोस्तों सबसे पहले हम सिलेबस देखें क्लास 10th का इंग्लिश का। तो दोस्तों इसमें जो सिलेबस जो आपका शेष जो आपको पढ़ना है उस सिलेबस के बारे में दे रखा है। ठीक है, और जो इसमें नहीं है वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, जैसा कि देखते हैं आपका प्रोज जो आपकी 16 नंबर की टोटल आएगी, तो उसमें प्रोज में आपका पहला चैप्टर पढ़ना है आपको द एनचेंटेड पोल, और ये लेटर टू गॉड पढ़ना है, द गंगा पढ़ना है और सॉकेट पढ़ना है। इसके अलावा आपके 2 पार्ट जो थे आपका था, पहला 5वां पार्ट टॉस बियरर्स और अवर इंडियन म्यूजिक पर, दोनों पार्टों को उसमें से हटा दिया गया, तो केवल 4 पार्ट आपको अब पढ़ने हैं। नेक्स्ट पोएट्री में आपके टोटल 4 पार्ट थे, उसमें से आपके 3 पार्ट रह गए हैं। तो पहला आपका द फाउंटेन, द फ्लाम ऑफ लाइफ और उसके बाद द ब्लेस सॉन्ग, आपको 3 चैप्टर ये आपको पढ़ने, टोटल आपका 7 मार्क्स का इसमें पोएट्री में से आएगा। नेक्स्ट है आपका तीसरे में सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री में आपके केवल 3 चैप्टर थे, उसमें से आपको केवल 2 पढ़ने हैं। तो पहला चैप्टर पढ़ा था इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, ये पढ़ना है आपको। उसके बाद द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, ये पढ़ना है आपको। तीसरा जो था आपका माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, वो आपको हटा दिया गया, तो आपको 2 चैप्टर्स में पढ़ने। अब ग्रामर में आप देखेंगे टोटल आपका 15 नंबर का आएगा। तो उसमें आप पार्ट ऑफ सेंटेंस, पुराना ग्रामर जितना है उतना ही, द सेंटेंस टाइप, द वर्ब ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी वी हैव डू, ये पढ़ना है आपको। मॉडल ऑक्सिलरीज, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टेंस फॉर्म ऑफ यूज, द पैसिव वॉइस, द पार्ट ऑफ स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन, पंक्चुएशन, टोटल आपका 15 मार्क्स का ये आएगा। नेक्स्ट आपका ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश 4 नंबर की आएगी। हाँ, कंपोजिट में आपका लॉन्ग कंपोजिट और कंट्रोल कंपोजिट मतलब सेकंड पार्ट होगा, और लेटर राइटिंग, और ये मतलब आपको इसमें से जो आता है वो पढ़ना अनसीन पैसेज, टोटल आपका 6 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर इस तरीके से आएगा। उसके बाद अपेंडिक्स में वर्ड ऑफ कंफ्यूज्ड सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कैरीज ऑफ वर्ड्स ऑफ एनिमल्स, ग्लोसरी, ये अपेंडिक्स में है आपका। तो दोस्तों इसके अलावा जो आपका किताब में दे रखा है वो आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मतलब आपका पूरा सिलेबस ही आपको दे रखा है, तो आपको सिंपली ये इन चीज़ों को ही उसमें दोस्तों अब हम बात करेंगे विज्ञान की मतलब साइंस के सब्जेक्ट की। तो इसमें क्या क्या आपको छोड़ दिया गया है और क्या क्या इसमें बचा है, तो पहले वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या इसमें से निकाल दिया गया है, मतलब क्या क्या आपका रिड्यूस किया गया है। तो पहला है आपका धातु और अधातु में से आपको जो कम किया गया है वो आपका धातु तथा अधातु के गुणधर्म को कम कर दिया गया है। आयनिक यौगिकों का निर्माण और गुणधर्म को टॉपिक मतलब ये 2 टॉपिक आपके कम कर दिए गए। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में से आपका तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, ठीक है, उसके बाद त्रिक, न्यूलैंड और अष्टक के नियम को हटा दिया गया है। नेक्स्ट अब जंतुओं और पौधों के नियंत्रक मतलब बायोलॉजी में जो आपका पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोन्स का परिचय, जंतुओं में नियंत्रक समन्वय, तंत्रिका तंत्र, ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां,
प्रतिवर्ती क्रिया, रासायनिक समन्वय, जंतुओं में हार्मोन्स, मतलब इतने टॉपिक्स को इसमें से हटा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका प्राकृतिक संसाधन में, तो ऊर्जा के स्रोत मतलब बायोगैस को हटा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हमारा पर्यावरण परितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, इन चीजों को हटा दिया गया। अपवर्तन में आपका आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग, इन 4 टॉपिक को इसमें से हटा दिए गए। उसका विद्युत के प्रभाव में दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में इसका उपयोग, मतलब इसका दोनों दो टॉपिक इसमें हटा दिए गए। विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव में दिश धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा के लाभ, इसको हटा दिया गया, और घरेलू विद्युत परिपथ को भी हटा दिया गया है। अब इसके साथ नंबर्स कैसे आपके डिसाइड किए, जाहिर सी बात जब इतना 30% कोर्स कम किया गया है तो बाकी बचे सब्जेक्ट, मतलब जितना भी टॉपिक आपके बचते हैं उसमें नंबर आपके बढ़ाए गए होंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे ये रखा है। जैसे कि आपका रासायनिक पदार्थ, प्रकृति और व्यवहार पहली यूनिट है, उसमें आपको 20 नंबर की कर दी गई है। जैव जगत को 20 नंबर का कर दिया गया, अपवर्तन को 12 नंबर का, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव को आपको 13 नंबर का, और प्राकृतिक संसाधन को 5 नंबर का कर दिया गया। टोटल आप उसे जब जोड़ेंगे तो टोटल बैठेगा आपका 70 नंबर का। 30 नंबर का आपका प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट जो कॉलेज में होता है वो आपका 30, मतलब टोटल हो गया आपका 100 नंबर का, ठीक है। अब जो रह गया है पढ़ने के लिए वो हम देख लेते हैं। तो इकाई फर्स्ट में रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो इसमें है आपका रासायनिक अभिक्रिया में आपका रासायनिक समीकरण पढ़नी है, संतुलित रासायनिक समीकरण को पढ़ना है, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य इसका भी पढ़ना है, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ने जैसे संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन मतलब वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण पढ़ना है आपको, अपचयन उपचयन अभिक्रिया भी पढ़नी है। टोटल इतना आपको पढ़ना है। उसके बाद क्षार, लवण और अम्ल में देखेंगे क्या है, H+ आयन तथा OH- आयन के आधार पर अम्ल व क्षार की परिभाषा है, ठीक है। सीधा आप जानते हैं जिसमें H+ आयन होता है वो अम्ल होता है, जिसमें OH- आयन होता है वो क्षार होता है। तो इसकी परिभाषाएं आपको लिखनी है और सामान्य गुणधर्म इसके पढ़ने हैं, उदाहरण तथा उदाहरण भी देने हैं और उपयोग भी लिखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका pH पैमाने की अवधारणा। तो जानते हैं आप 7 से नीचे आपका अम्ल और 7 से ऊपर आपका क्षार, तो आपका उसके ऊपर जो सब सवाल दे रखे हैं आपके न्यूमेरिकल वो भी आपको इसमें पढ़ने हैं। उसके बाद दैनिक जीवन में pH का महत्व, pH मान का जो महत्व वो उसको पढ़ना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ना है, व्यंजक चूर्ण पढ़ना है, बेकिंग सोडा और धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण मतलब विधि तथा उपयोग। तो दोस्तों इसमें से मतलब जितने टॉपिक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, व्यंजक चूर्ण है, आपका बेकिंग सोडा है, धावन सोडा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण विधि, तो इसमें से आपका एक टॉपिक आपका हमेशा 101% आता है। तो आप इन टॉपिकों को अच्छी तरीके से तैयार कर लें। नेक्स्ट है आपका धातु और अधातु। तो धातु और धातु में क्या क्या पढ़ना है आपको देखेंगे, सक्रियता श्रेणी, ठीक है, धातु कर्म की आधारभूत विधियां, संक्षारण और उसका निवारण, ये पढ़ना है। उसके बाद कार्बनिक यौगिक में आ जाते हैं। कार्बनिक यौगिकों में आपका सहसंयोजी आवंत, कार्बन की सर्वतमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी, प्रक्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक जैसे हैलोजन, एल्कोहन, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन और एल्काइन की नाम पद्धति, कहने का मतलब IUPAC नाम जो है वो उसकी। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मोस्ट अंतर मतलब उसको पढ़ना है आपको, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध होता है वो संतृप्त, और जिसमें द्वि और त्रिबंध होता है वो आपका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना, दहन, ऑक्सीकरण, संकरण, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़नी है आपको। उसके बाद एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल पढ़ने, केवल क्या पढ़ना है, गुणधर्म और उपयोग पढ़ने हैं, निर्माण विधि इसकी नहीं पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साबुन और अपमार्जक, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका साबुन और अपमार्जक, मतलब तो उसको आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में, इसमें क्या क्या रहेगा आपका, वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़नी है, गुणों में अन्य संयोजकता, परमाणु क्रमांक और धातुओं और अधात्विक गुणधर्म। तो इतने टॉपिक आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के। नेक्स्ट है आपका जैव जगत। तो जैव जगत में क्या क्या पढ़ना है, तो जैव प्रक्रम में आपको पढ़ना है आपका सजीव में पौधे तथा जंतुओं का पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा। प्रजनन में पढ़ेंगे आप जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी प्रजनन स्वास्थ्य में देखेंगे आवश्यक तथा परिवार नियोजन की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV और एड्स को पढ़ना है आपको, ठीक है। उसका प्रसूति एवं जन्म स्वास्थ्य। तो नेक्स्ट आपका देखेंगे अनुवांशिक एवं जैव विकास। तो अनुवांशिकता पढ़नी है, मंडेल के योगदान, मंडेल का नियम पढ़ना है, लक्षणों की वंशगति के नियम और लिंग निर्धारण, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। विकास की मूलभूत संकल्पना, ये भी आपको पढ़ना है। तो 3 से 4 टॉपिक है इसमें। नेक्स्ट है आपका इकाई थर्ड। तो इकाई थर्ड में आपकी प्राकृतिक घटनाएं आ जाती हैं। तो प्राकृतिक घटना में क्या क्या पढ़ना है आपको, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब बनाना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस और फोकस दूरी और दर्पण सूत्र।
निगमन नहीं करना है इसमें। दर्पण सूत्र का केवल आपको फॉर्मूला 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v को आपको केवल निगमन नहीं करना है, केवल उस फॉर्मूले को तैयार करना है, उस पर जो न्यूमेरिकल आएंगे उसको तैयार करना है। उसके बाद अपवर्तन, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। अपवर्तन के नियम, आपको 2 नियम है, दोनों इंपोर्टेंट है। अपवर्तनांक पढ़ना है आपको, गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन पढ़ना है, गोलीय लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, लेंसों का द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम, लेंस सूत्र। तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो आपको इस लेंस सूत्र पढ़ना है। नेक्स्ट आपका मानव नेत्र के लेंस का कार्य, मोस्ट इंपोर्टेंट मानव नेत्र आएगा। फिर दृष्टि दोष आपके निवारण, गोलीय दृष्टि दोष, लेंसों का प्रयोग। तो आपको दूरदृष्टि दोष, निगेटिव दृष्टि दोष आपको पढ़नी है और उनका निवारण और लेंसों का प्रयोग इसका पढ़ना है। नेक्स्ट आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका प्रकाश का विक्षेपण, इसे आप जरूर पढ़ें। ठीक है, जैसे कलर आपका 7 रंगों में विभाजित हो जाता है जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है, तो वही आपका वर्ड विक्षेपण है, प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इकाई 4 विद्युत का प्रवाह, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है? विद्युत धारा, विभवांतर, विद्युत धारा, ओम का नियम, मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, तो ये पढ़ना है आपको। प्रतिरोध का संयोजन, इसमें से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका 2 तरीके से प्रतिरोध का संयोजन होता है, एक श्रेणी क्रम और एक समांतर क्रम। ठीक है, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है आपका श्रेणी क्रम, और समांतर क्रम होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो ये आपका समांतर क्रम होता है। तो इसको आपको तैयार करना है। उसके बाद एक विद्युत धारा का उसी प्रभाव विद्युत शक्ति, उसका PV, I और R में संबंध, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव में आप देखेंगे क्या क्या पढ़ना है, तो वह आपका चुंबकीय क्षेत्र, क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक का कारण चुंबकीय क्षेत्र, फिर परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र, उसका चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारा चालक का बल, फिर फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, मोस्ट इंपोर्टेंट, विद्युत मोटर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसके बाद प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा, फ्लेमिंग दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, उसका विद्युत जनित्र और दिश धारा और प्रत्यावर्त धारा आवृत्ति। तो इतने टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये टोटल जो आपका 13 अंक का आएगा और सबसे बड़ा यूनिट आपकी यही है। नेक्स्ट है आपका इकाई 5 प्राकृतिक संसाधन में आपको क्या पढ़ना है? ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत में क्या पढ़ेंगे आप? ऊर्जा के विभिन्न प्रकार। ठीक है, ऊर्जा का परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत पढ़ने हैं। जीवाश्म ईंधन पढ़ना है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीनीकरण तथा अवनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत की तुलना भी करनी है आपको। नेक्स्ट है हमारा पर्यावरण में आपको पढ़ना है पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैवनीकरणीय तथा अजैवनीकरणीय पदार्थ। ठीक है, नेक्स्ट आपका चैप्टर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन में इसमें पढ़ना है आपका प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग तथा वन तथा वन्य जीव, कोयला, पेट्रोलियम का संरक्षण, वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण जैसे बांध, उपयोगिता और सीमाएं, और जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संप्रेषण। ठीक है, तो आप इसमें आपका जो मतलब जो नीचे दे रखा है वो आपका एक वो टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, और ऊपर मैं बता चुका हूँ ऐसे टॉपिकों को जो आप जिसको आपको छोड़ना है। ठीक है, तो इतने टॉपिक आपको छोड़ने हैं और बाकी सब आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों बता दिया आपके, जो आपका हटाया गया है वो भी, और जो आपको बचा है शेष उसको पढ़ना बताया गया, और प्रत्येक यूनिट वाइज मतलब चैप्टर वाइज मैंने आपको बता दिया है कि इतने इतने नंबर का आपका आएगा। तो इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। अब इसकी अगले पार्ट में हम बात करेंगे इसके मैथ के सिलेबस के बारे में। तो देखते हैं मैथ में क्या क्या आपका हटाया गया और क्या क्या उसमें बचा हुआ शेष है दोस्तों। तो हम इसमें हम देखेंगे मैथ में क्या क्या आपका हटाया गया है, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं। तो दोस्तों इसमें चैप्टर वाइज चैप्टर नहीं हटाएंगे, केवल उसमें से बीच बीच में टॉपिक हटाए गए, तो आप इसी को विशेष ध्यान रखें। तो आप देख लेते हैं पहले इसमें क्या क्या गया हटाया गया। तो इकाई 2 में बीजगणित में क्या क्या हटाया गया, तो बहुपद में तो बहुपद के शून्यांक का टॉपिक हटा दिया गया, द्विघात बहुपदों में गुणांक और शून्यांकों के मध्य संबंध आपका मतलब हटा दिया गया। ठीक है, मतलब अल्फा बीटा वाला टॉपिक आपका हटा दिया गया। उसके बाद वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न भी हटा दिए गए हैं। इसके अलावा आपका वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु में से क्या क्या हटा दिया, तो वृत्त की स्पर्श रेखा हटा दिया, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, मतलब ये आपकी इस टॉपिक पूरा हटा दिया। उसके बाद वाय बिंदु से खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, तो आप ये तो इन दोनों नियमों को आपको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है आपका समांतर श्रेणी में क्या क्या हटाया है वो देख लेते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों की व्युत्पत्ति और समांतर श्रेणी का प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने की इसका अनुप्रयोग। मतलब कहने का मतलब सामान्य जीवन में इन क्वेश्चनों का जो प्रयोग होता है, जैसे कि किसी का हम योग निकालते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन हटा दिए गए हैं, और योग वाले आपके क्वेश्चन जितने भी हैं वो हटा दिए गए। नेक्स्ट है आपका त्रिकोणमिति में देख लेंगे।
त्रिकोणमिति में आपका दे रखा है सर्व समीकरण का साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 पर स्थापित करना था इसका अनुप्रयोग, मतलब इसके जहां जहां उसका यूज होता है वो सवाल आपके हटा दिए गए, ठीक है। और बाकी सब आपको इसमें पढ़ना है, तो इसमें कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, सभी आपको पढ़ना है। एक टॉपिक हटाया गया तो आप इसको भी छोड़े ना छोड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको आप पूरा ही पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका प्रायिकता में क्या क्या हटाया गया, प्रायिकता का सैद्धांतिक परिभाषा, फलन, घटना और आधारित सामान्य प्रश्न। तो दोस्तों एक ही चैप्टर है आपका प्रायिकता का और सभी जो क्वेश्चन है वो एक ही तरीके के क्वेश्चन है, तो उसको भी आप छोड़ें या ना छोड़ें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आपके जितने भी क्वेश्चन आप सभी क्वेश्चनों को लगा लें तो उसमें से एक ना दो क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा। तो आप देखते हैं आप इनको जो जितना भी आप 30% कोर्स कम किया गया है तो उसका जो नंबर्स का जो फर्क पड़ेगा वो दूसरे चैप्टर पर पड़ेगा, मतलब उस पर नंबर आपके बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं क्या क्या आपके किस किस मतलब कौन कौन सी यूनिट आपके कितने कितने नंबर की हो जाती है। तो पहले आपकी संख्या पद्धति, तो वो आपकी 5 नंबर की हो गई। बीजगणित तो आपका 18 नंबर का, सबसे ज्यादा नंबर इसी का है। उसके बाद निर्धारण ज्यामितीय जो है आपका 5 नंबर का है, ज्यामितीय आपका 12 नंबर का है, त्रिकोणमिति आपकी 10 नंबर की रह जाती है, मेंसुरेशन जो है वो 10 नंबर और सांख्यिक प्रायिकता आपकी 10 नंबर। तो टोटल आपका 70 नंबर यहाँ पर हो जाता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी टॉपिक आपको इसमें अब पढ़ने हैं, मतलब अब सिलेबस जो रह जाता है इस सब को निकाल के अब उन सिलेबस के बारे में हम देख लेते हैं क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपका संख्या पद्धति जो आपकी इकाई है मतलब यूनिट है उसमें क्या क्या पढ़ना है। उसमें पहला चैप्टर आपका वास्तविक संख्याओं, तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़नी है आपको, ठीक है। अंगणित व आधारभूत प्रमेय पढ़नी है उदाहरण सहित, जैसे कि √3, √2, √5 अपरिमेय संख्या का सत्यापन, ठीक है। परिमेय संख्याओं का शांत व अशांत आवर्ती समलक पदों में निरूपण। तो ये आपको 3 टॉपिक आपको इसमें पढ़ने संख्या वास्तविक संख्या में। नेक्स्ट है आपका बीजगणित में क्या पढ़ना है आपको, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का योग, ठीक है। 2 चरों रैखिक समीकरण में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। ग्राफी विधि हल पढ़नी है हमें, ठीक है। एक रैखिक समीकरण योग को हल करने की बीजगणित विधि, तो कौन कौन सी आपकी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगणित, 3 विधि हैं आपकी, तीनों विधि आपको पढ़नी है। और 2 चरों के रैखिक समीकरणों के योग में बदले जा सकने वाले समीकरण इनको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका द्विघात समीकरण में क्या क्या पढ़ना है, मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0। द्विघात समीकरण केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा, मतलब गुणनखंड द्वारा पढ़ना है उसका, मतलब इनका हमें हल करना है। तो कौन, गुणनखंड विधि द्वारा पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ठीक है। तो आपकी 2-3 विधि हैं द्विघात समीकरण हल करने की। तो पहली विधि आपकी गुणनखंड द्वारा करते हैं, उसके बाद पूर्ण वर्ग बनाकर हल करते दूसरी विधि है। तो इन दोनों विधियों को पढ़ना है। उसके बाद द्विघात समीकरण विभक्तर मतलब b² - 4ac उसको पढ़ना है। उसके मूलों की प्रकृति, जैसे कि आपका वास्तविक मूल है, यहाँ पर अपरिभाषित मूल है, तो यह अवास्तविक, तो इन मूलों की प्रकृति के बारे में बीच संबंध पढ़ना है। उसका द्विघात समीकरण दिन प्रतिदिन के अनुप्रयोग द्वारा इन पर आधारित इवार्थी प्रश्न को भी इन पर लगाना है। नेक्स्ट है आपका इकाई 3 में निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ना है हमें, तो निर्देशांक ज्यामिति में हमें पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र आपका जानते हैं आप, तो उसको पढ़ना है। उसका विभाजन सूत्र पढ़ना है आपको, त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल को तो हमेशा एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप इसको लगा ही लेंगे आप। तो 2-3 टॉपिक हैं आपके, तो इसको आपको पूरा पढ़ना है। नेक्स्ट आपको ज्यामिति में, तो अब त्रिभुज में आपका पूरा दे रखा है समरूप त्रिभुज की परिभाषा उदाहरण, मतलब क्या क्या दे रखा है। त्रिभुज की एक भुजा समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष 2 भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है, इस टॉपिक को पढ़ना है। उसके बाद दूसरा है आपका त्रिभुज की 2 भुजाओं का समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसको पढ़ना है। मतलब आपकी परिमेय दे रखी है तो उनको आपको पढ़ना है। यदि 2 त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक योग अनुपातिक आंतरिक कोण बराबर तो त्रिभुज समरूप होते हैं। उसके बाद है आपका चौथा टॉपिक, यदि 2 त्रिभुजों में संगत कोणों का एक योग बराबर है और उनके संगत भुजा अनुपातिक हैं तो त्रिभुज का समरूप होते हैं। तो आपके एक टॉपिक दे रखे हैं, आपके टोटल टॉपिक इतने हैं, तो आप इन सबको इनको ही पढ़ना है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर में। नेक्स्ट आपका रचना है, तो रचना में क्या क्या है आपका, दिए गए रेखाखंड को दिए गए अनुपात में विभाजित करना, तो ठीक है आंतरिक रूप से। तो आपको एक रेखाखंड दे रखा होगा और एक अनुपात दे रखा होगा, तो आपकी 2 विधियां हैं, आप दोनों विधियों में कोई सी विधि से आप उन्हें उससे डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से ऊपर स्पर्श रेखाओं की रचना करना, मतलब एक बिंदु बाहर है आपको वृत्त के और उससे हमें स्पर्श रेखा की रचना करनी है, तो वो पढ़ना है हमें। उसके बाद है दिए गए त्रिभुज की समरूप एक त्रिभुज की त्रिभुज की रचना करना, मतलब त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है। तो ये आपके 3 टॉपिक इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट त्रिकोणमिति में देखते हैं, त्रिकोणमिति के परिचय में आपका समकोण त्रिभुज के नियम कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 से 90 के त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। आप टेबल दे रखी हो तो उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसमें आपके साइन कॉस टेन कॉट सेक
कोसेक के आपके कोणों के मान दे रखे हैं 0 से 90, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान जैसे 30, 45, 60, 0, 90 के उनके बीच संबंध पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद त्रिकोणमितीय समीकरण के बारे में पढ़ना है, पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात में सब समीकरण जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं जैसे कि sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा तो हटा दिया गया है आपका, बाकी जो बचते हैं आपके वो सब आपको पढ़ने हैं। उसके बाद ऊंचाई दूरी में आपका उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई दूरी, साधारण प्रश्न, ये चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में वृत्तों का क्षेत्रफल, वृत्तों के त्रिज्यखंड, वृत्तों के क्षेत्रफल, तो आपका समूह आकृतियों संयोजन क्षेत्रफल, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में निम्न किन्हीं दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन, टोटल सभी पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं है बचा है। उसके बाद है एक तरह के धात्विक ठोस को दूसरे में परिवर्तित करने वाला, मतलब एक आयतन से, मतलब जैसे कि गोले को पिघलाकर बेलन बनाया गया, बेलन को पिघलाकर घन बनाया गया, इस तरीके से क्वेश्चन है, तो वो आपको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। नेक्स्ट सांख्यिकी में क्या पढ़ना है, वर्गित आवरणों का माध्य, माध्य का बहुलक और संजीव बारंबारता ग्राफ। तो आपका माध्य के निकालने की 3 विधियां हैं, तीनों विधि पढ़नी है। उसके बाद माध्य का निकालना, बहुलक निकालना है, ठीक है। तो तीनों चीजें और संजीव बारंबारता ग्राफ, तो 4 टॉपिक दे रखे हैं, इसमें कुछ नहीं छूटा है आपका, तो सभी चीज आपको पढ़नी है। 10 नंबर आएगा ये ऐसा प्रोजेक्ट। ऑब्जेक्ट टोटल आपकी 7 इकाई हो गई, ठीक है। और आपका प्रैक्टिक में बता दिया क्या क्या आपका छूटना है उसमें। तो टोटल जो है आपका ये 70 नंबर का पेपर यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उसे पूरी तरीके से और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। मैथ का जो सॉल्यूशन है मैं अपने चैनल पर लाने वाला हूं, हाई स्कूल का, तो आप सिंपली वहां से आप तैयार कर सकते हैं, ठीक है। मैं बारी बारी एक एक चैप्टर करके आपके सभी चैप्टर हल कराऊंगा इस पर, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा और चैप्टर वाइज आपका नियम लिखाकर पूरे तरीके से मैं आपका यहाँ पर उसकी वीडियोस में डालूंगा चैनल पर, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट आपको जिसकी जानकारी आपको चाहिए, जिसका क्या कहते हैं आपका सिलेबस को क्या क्या हटाया गया है और क्या क्या बाकी रह गया है, इस तरीके की जानकारी चाहिए आपको, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें और सब्जेक्ट का नाम लिखें, इस सब्जेक्ट के बारे में आप हमें जानकारी दें, तो मैं पूरी जानकारी आपको उसके बारे में दूंगा। तो ये था आपका हाई स्कूल का, मैंने 3 सब्जेक्ट का इसमें बताया है मेन। अब आपका हिंदी रह जाता है, और भी सब्जेक्ट हैं आपके, बहुत से सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे कि आपका सामाजिक विज्ञान है, तो उसमें भी टॉपिक आपके हटाए गए हैं, तो हर सब्जेक्ट में आपके कम किए गए, तो सिंपली आप केवल कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उस पर आपकी वीडियो बनाकर आपको चैनल पर डालूंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो मिलते हैं, तो दोस्तों चैनल से बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और जिससे हम आपको नई नई वीडियो लाते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।